और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन, सेक्शन 80C टू 80U। ये चैप्टर के अंदर आपके पास स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है और इस चैप्टर के अंदर आपको जो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन आता है वो बिना इस चैप्टर की नॉलेज के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्लियरली आपसे डिडक्शन पूछी जाती है, टोटल इनकम कंप्यूट करवाई जाती है, टैक्स लायबिलिटी निकलवाई जाती है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। राइट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितनी चीज़ों को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा उन सेक्शंस को आप लोग बहुत अच्छे से करके जाइएगा। एंड रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उनमें हम टाइम लगा के चल रहे होंगे, और जो बिल्कुल ईजी है या फिर एग्ज़ाम में कम आते हैं उनमें हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को और बात करते हैं डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि डिडक्शन किस में से अलाउ होती है। सर, डिडक्शन अलाउ करी जाती है ग्रॉस टोटल इनकम में से। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलती है? ग्रॉस टोटल इनकम वही आपके पांचों हेड की इनकम क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन के बाद निकलती है। पांचों हेड की इनकम क्लबिंग और सेट ऑफ के बाद जो इनकम निकल कर आती है उसे ग्रॉस टोटल इनकम बोला जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आपका जीटीआई लेस देन डिडक्शन है तो उस केस में डिडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करा जाता है अमाउंट ऑफ जीटीआई पे। मतलब किसी भी हाल में आपकी डिडक्शंस आपके जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपके पास जीटीआई 4 लाख का है और आपके पास डिडक्शंस 5 लाख की हैं, तो आपको डिडक्शंस 4 लाख की मिलेंगी। आप 5 लाख रुपए की डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। मतलब इनकम से ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकती, इनकम से ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकती। इसके बाद हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होती है स्पेशल इनकम से। स्पेशल इनकम से आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A एंड कैजुअल इनकम। इन स्पेशल इनकम से आप कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। डिडक्शंस आपको हमेशा नॉर्मल इनकम से अलाउ किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके डिडक्शंस के अंदर, वो है आपका सेक्शन 80C। सेक्शन 80C आपसे क्या कहता है? सेक्शन 80C कहता है कि अगर तुमने कुछ नोटिफाइड खर्चे करे हैं या फिर तुमने कुछ नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, तो मैं तुम्हें डिडक्शंस दे दूंगा अप टू 1,50,000 रुपीज की। अप टू 1,50,000 रुपीज का डिडक्शन आपको 80C दे सकता है अगर आपने 80C में लिखे हुए खर्चे, आपने 80C में लिखी हुई इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो। राइट, किस असेसी को डिडक्शन मिलती है? डिडक्शन मिलती है इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। इसका मतलब इंडिविजुअल चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, दोनों ही केसेस में वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन कितने की मिलेगी? सर, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है या फिर 1,50,000 रुपए, विच एवर इज लोअर अमाउंट इन्वेस्टेड, और रुपीज 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। दैट मीन्स कि अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1.5 लाख से कम है तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतने का डिडक्शन मिलेगा, और अगर आपका अमाउंट इन्वेस्टेड 1.5 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन मिलेगा। अब कौन कौन से इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से खर्चे सरकार ने नोटिफाई करे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पेमेंट इज मेड टूवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चाइल्ड। ध्यान से देखिएगा, अपने लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए। यहां पर पेरेंट्स को कवर नहीं किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पेरेंट्स को कवर नहीं किया गया है, ब्रदर एंड सिस्टर को कवर नहीं किया गया है। अपने लिए ले सकते हो, स्पाउस के लिए ले सकते हो, बच्चों के लिए ले सकते हो। यहां पर चाइल्ड लिखा है केवल। चाइल्ड का मतलब डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा है तो आपको इसमें डिडक्शन मिलेगा। राइट, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेल्फ, स्पाउस, चाइल्ड, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। तो आपके कैपिटल सम एश्योर्ड का मैक्सिमम 10% ही आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर आपने प्रीमियम 10% ऑफ सीएसए से ज्यादा दिया है तो डिडक्शन आपको 10% ऑफ सीएसए की मिलेगी। मींस लेट से कि आपका कैपिटल सम एश्योर्ड, आपका कैपिटल सम एश्योर्ड अगर 10 लाख रुपए का है,
10 लाख रुपए का है और आप जो है प्रीमियम पे कर रहे हो, आप जो है वो प्रीमियम पे कर रहे हो, लेट सपोज आपने प्रीमियम पे किया है 90,000, तो 90,000 इस 10 लाख का कितने परसेंट होता है? 90,000 इस 10 लाख का 9% होता है। मतलब ये पूरा का पूरा 90,000 आपको अलाउ कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C। ये आपको अलाउ कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C। लेट से आपने प्रीमियम पे किया है, लेट से आपने प्रीमियम पे किया है 1,20,000 रुपए, तो 1,20,000 रुपए इस 10 लाख का कितने परसेंट है? ये इस 10 लाख का 12% है। तो अब आपको 12% की डिडक्शन नहीं मिल सकती। आपने प्रीमियम जो पे किया है वो CSA का 12% है, मैक्सिमम 10% मिलता है। तो आपको 1,20,000 नहीं मिलेगा, आपको 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए मिलेगा, राइट। अब यही 10% की लिमिट को बढ़ाकर 15% कर दिया है अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है जो कि रिफर्ड है अंडर सेक्शन 80U, या फिर कोई ऐसी डिसीज से सफर कर रहा है जो कि मेंशन है 80DDB में। तो नॉर्मली इट इज 10% ऑफ CSA, बट इन द केस ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, in case of a person suffering from a disease notified under section 80DDB, then 15% deduction shall be allowed, right? और अगर आपने पॉलिसी 1/4/12 से पहले ली है, आपने पॉलिसी अगर 1/4/12 से पहले ली है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में 20% कंसीडर किया जाएगा। मैंने बाकायदा आपको इसका एक चार्ट दिया था यूलिप वाले केस में, सेम वही चार्ट यहां पर एप्लीकेबल होता है, राइट? तो अगर आपकी पॉलिसी 1/4/12 से पहले की है तो 20% की लिमिट है, चाहे नॉर्मल पर्सन हो चाहे डिसेबल्ड पर्सन हो। 1/4/12 के बाद की पॉलिसी है तो नॉर्मल पर्सन के लिए 10% है और डिसेबल्ड पर्सन के लिए इट इज 15%। इसके बाद अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो यूलिप के अंदर ऑफ UTI और म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, देन इन दैट केस ऑल्सो आपको डिडक्शन मिलेगा। यूलिप के अंदर आप पैसा डालते हो, आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। किसके लिए डाल सकते हो? अपने लिए, स्पाउस के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, और HUF के केस में किसी भी मेंबर के लिए, ठीक है। अपने लिए, स्पाउस के लिए, बच्चे के लिए, और HUF के केस में किसी भी मेंबर्स के लिए। अगेन चाइल्ड लिखा हुआ है तो चाइल्ड का मतलब आपका डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड, स्टेप, अडॉप्टेड, कोई भी हो। अगर आपने अडॉप्ट किया है देन ऑल्सो यू आर एबल टू गेट द डिडक्शन। अगर वो स्टेप चाइल्ड है देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू गेट द डिडक्शन। चाइल्ड होना चाहिए, आप पे डिपेंड करे, इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अडॉप्टेड हो, स्टेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो फिक्स डिपॉजिट में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर, तो अगर आपने 5 साल या उससे ज्यादा की FD करवाई है और ये FD नोटिफाइड है बाय CG, नोटिफाइड है बाय CG, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा नोटिफाइड है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद अगर आप 5 year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट कराते हो देन ऑल्सो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आपने एफडी में पैसा डाला है 5 साल या उससे ज्यादा के लिए, या फिर आपने पोस्ट ऑफिस में 5 year का टाइम डिपॉजिट लिया है या उससे ज्यादा के लिए, दोनों ही केसेस में आपको डिडक्शन मिलता है 80C के अंदर। किसी इंडिविजुअल ने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो उसको डिडक्शन मिलता है 80C में। SPF और RPF में सिर्फ इंडिविजुअल है, HUF नहीं है। क्यों? क्योंकि SPF और RPF एम्प्लॉयर क्रिएट करता है और इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन SPF में फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, RPF में 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, और जो एम्प्लॉय पैसा कंट्रीब्यूट करता है SPF और RPF में उसका 80C में डिडक्शन मिलता है। और एम्प्लॉय हमेशा इंडिविजुअल होगा, एम्प्लॉय कभी भी HUF नहीं हो सकता। तो SPF और RPF में केवल इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलता है। इसके बाद अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो 15 ईयर के PPF में, अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो 15 ईयर के PPF में, PPF में पैसा इंडिविजुअल भी डाल सकता है, HUF भी डाल सकता है। तो 15 ईयर्स के PPF में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है देन यू विल बी एबल टू गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। PPF में किसके नाम से पैसा जमा कर सकते हो? अपने नाम से जमा कर सकते हो, स्पाउस के नाम से जमा कर सकते हो, किसी भी चाइल्ड के नाम से जमा कर सकते हो, या फिर किसी भी मेंबर ऑफ HUF के नाम से जमा कर सकते हो। ध्यान से अगर आप देखें तो कहीं पर भी पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर नहीं आ रहे,
कहीं पर भी पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर नहीं आ रहे, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं पे खेलता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई मम्मी के नाम पे, मम्मी डिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई सिस्टर के नाम पे, सिस्टर डिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन सेल्फ, स्पाउस, बच्चे के लिए मिलेगी। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ द अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी में अगर आपने पैसा जमा किया है, एनएससी में अगर आपने पैसा जमा किया है तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। अब एनएससी में इंटरेस्ट एक्रू होता है, तो जो इंटरेस्ट एक्रू होगा उसके दो ट्रीटमेंट होंगे। एनएससी में इंटरेस्ट एक्रू होगा, उस इंटरेस्ट के दो ट्रीटमेंट होंगे। एनएससी में आप प्रिंसिपल जमा करते हो, प्रिंसिपल आपने जमा किया, इसका आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। एनएससी पे जो इंटरेस्ट एक्रू होगा, इसका दो काम होगा, इसका दो काम होगा। पहला काम इसका ये होगा कि ये आपके लिए अदर सोर्सेस में इनकम बनेगा, और दूसरा काम ये होगा कि इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। तो ईयर टू ईयर बेसिस पे, ईयर टू ईयर बेसिस पे एनएससी पे जो इंटरेस्ट आएगा, ईयर टू ईयर बेसिस पे एनएससी पे जो इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट पहले आपके अदर सोर्सेस की इनकम बनेगा, यानी कि जीटीआई का पार्ट बनेगा, और बाद में उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में। बाद में उसका आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, जो आपका इंटरेस्ट होगा, जो आपका इंटरेस्ट होगा ऑफ मैच्योरिटी ईयर, जो इंटरेस्ट होगा आपका मैच्योरिटी ईयर, जिस ईयर में आपकी एनएससी मैच्योर हो रही है, जिस ईयर में आपकी एनएससी मैच्योर हो रही है, उस ईयर का जो इंटरेस्ट होगा उसका केवल एक ही ट्रीटमेंट होगा, वो अदर सोर्सेस में आपकी इनकम बनेगा, उसका आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अलाउड नहीं होगा, उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आपको अलाउड नहीं होगा। उसके अलावा मैच्योरिटी ईयर के अलावा जितना भी इंटरेस्ट है, मैच्योरिटी ईयर के अलावा जितना भी इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से एनएससी आपने 5 साल की कराई है, तो पहले 4 साल का जो इंटरेस्ट रहेगा, जो 4 साल का इंटरेस्ट रहेगा, वो अदर सोर्सेस में भी जाएगा और उसका डिडक्शन भी मिलेगा। और जो 5th ईयर का इंटरेस्ट होगा, वो अदर सोर्सेस में इनकम तो बनेगा, लेकिन उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जाता है, कंपाउंडिंग चलती है। तो इंटरेस्ट अगर री इन्वेस्ट हो रहा है तो इसलिए उसका डिडक्शन मिल रहा है। मैच्योरिटी जब हो रही होगी तो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होगा, मैच्योरिटी में तो पैसा मिल जाएगा। तो अगर मैच्योरिटी हो रही है तो मैच्योरिटी ईयर का जो इंटरेस्ट है वो केवल अदर सोर्सेस में इनकम बनेगा, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, इंटरेस्ट एक्रूड शैल बी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, ऑल्सो डिडक्शन इज अलाउड फॉर सच इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80C। However, no deduction shall be allowed for the interest accrued in the last year. Last year मतलब maturity year. Maturity year में जो interest accrue हुआ है उसका आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लास्ट ईयर का इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होता है। रीपेमेंट कर रहे हो आप हाउसिंग लोन की, अगर आपने हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया तो बेसिकली यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट की बात चल रही है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट की बात चल रही है। और हाउसिंग लोन से हमारा मतलब क्या है? हाउसिंग लोन से हमारा मतलब क्या है? RHP, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, खरीदने के लिए आपने लोन लिया है और उस लोन का आप रीपेमेंट कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और जो इंटरेस्ट का पेमेंट आप करते हैं उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 24B मिलता है। अभी आगे चलेंगे तो हम लोग एक सेक्शन पढ़ेंगे 80EEA, वहां पर भी हमको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। राइट, ठीक है। अगर आपने ट्यूशन फीस पे करा है, अगर आपने ट्यूशन फीस पे करा है अपने बच्चों का, तो ट्यूशन फीस आपको अलाउ हो जाएगा। मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउ होगा, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउ होगा। और एजुकेशन होल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए। मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउ होगा। जब आप होल टाइम एजुकेशन के लिए अपने स्कूल का टाइम भी अगर आप याद करो या अपने कॉलेज का टाइम आप याद करो, जब आप फीस देते हो तो फीस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ट्यूशन फी होती है, लैब फीस होती है, लाइब्रेरी फीस होती है, आपका स्पोर्ट्स का कुछ फीस होता है, ठीक है।
तो आप अलग अलग कंपोनेंट्स देते हो। डिडक्शन आपको सिर्फ किसका मिलेगा? डिडक्शन आपको सिर्फ ट्यूशन फीस मिलेगा। और ट्यूशन फीस भी मतलब होल टाइम एजुकेशन के लिए, मतलब अगर आप प्राइवेट कोचिंग वगैरह ले रहे हैं वहां पे ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं तो वो आपको अलाउ नहीं होगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो उस केस में आपको रिडक्शन मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिडक्शन मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में किसी भी आप गर्ल चाइल्ड के लीगल गार्जियन हो, किसी भी गर्ल चाइल्ड के आप अगर लीगल गार्जियन हो, मतलब पेरेंट होना जरूरी नहीं है, अगर आप लीगल गार्जियन हो किसी गर्ल चाइल्ड के और उसके नाम पर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा कराते हो तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक और म्यूचुअल फंड और यूटीआई में, तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज लिस्ट और लंबी है, लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ उतने ही पॉइंट्स कवर करे हैं जो मेजरली इंस्टीट्यूट पूछता है या जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सर दिस इज ऑल अबाउट एटीसी। एटीसी आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की देगा। अगर एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जल्दी से अगर किसी को क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स पे पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। जल्दी से किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, एवरीवन। एवरीवन 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 एवरीवन। ट्यूशन फीस पर इंडिविजुअल, पर इंडिविजुअल मतलब सर हाउसिंग लोन बैंक से लेना जरूरी है क्या? जी, भाई मैक्सिमम 1.5 लाख तक की मिलेगी। 20%, 1,4,14 नहीं है, 1,4,12 है। बिल्कुल यार, 80C पढ़ रहे हो, 1.5 लाख की लिमिट तो लगेगी ना भाई। सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो। मिलेगा, इफत मिलेगा। अगर आप नोटिफाइड पेंशन फंड जो सेटअप करे गए हैं म्यूचुअल फंड द्वारा, यूटीआई द्वारा, बैंक द्वारा, उसमें अगर आप डालोगे तो होगा। ठीक है सौरभ, जो कट गया था बेटा वो रिकॉर्डिंग में देख लेना आप। ठीक है, अब पूरा रिपीट करने बैठूंगा तो हो जाएगा काम फिर। नेक्स्ट सेक्शन 80CCC। नेक्स्ट सेक्शन 80CCC। 80CCC क्या कहता है? 80CCC कहता है कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है सर्टेन पेंशन फंड्स में तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा। किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। Deposit is to be made in any pension plan of LIC as known as annuity scheme, pension plan of any other private insurer as approved by the controller of insurer। तो 80CCC क्या कह रहा है कि अगर किसी पेंशन फंड में आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया, पेंशन फंड में आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, वो पेंशन फंड LIC का हो या फिर किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का हो, HDFC का, ICICI का, कोटेक का, XYZ किसी का, LIC का या फिर किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस का, अगर आपने पेंशन प्लान लिया है जिसमें आप पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो, अब इंडिविजुअल लिखा हुआ है इसका मतलब रेसिडेंट भी डिडक्शन ले सकता है और नॉन रेसिडेंट भी यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। मैक्सिमम डिडक्शन कितने का मिलेगा? मैक्सिमम डिडक्शन आपको जो अलाउड होगा वो 1,50,000 रुपए का अलाउ होगा। मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 रुपए का अलाउ होगा। दैट मीन्स कि अगर आपने 1,50,000 से ज्यादा का अमाउंट कंट्रीब्यूट किया तो उस केस में डिडक्शन आपको 150 की मिलेगी, और अगर आपने 1,50 से कम अमाउंट कंट्रीब्यूट किया तो जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया होगा उतने अमाउंट का आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। अगला सेक्शन निकल कर आता है
80 सीसीडी, अगला सेक्शन निकल कर आता है 80 सीसीडी, सुपर इंपॉर्टेंट है। 80 सीसीडी आपका सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिफाइड पेंशन स्कीम। नोटिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस, नोटिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस। तो अगर आपने नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर पैसा डाला है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर अगर आपने पैसा डाला है, तो आपको डिडक्शन 80 सीसीडी में मिलेगा। आपको डिडक्शन 80 सीसीडी में मिलेगा। इसको मैं चार्ट के थ्रू समझाता हूं आपको, इसको मैं चार्ट के थ्रू समझाता हूं आपको। 80 सीसीडी में, 80 सीसीडी में आपको डिडक्शन दो तरीके से मिल सकती है। सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप किसी के पास जॉब करते हैं। आप एम्प्लॉय हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा, आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मान लो आप कोई बिजनेस चला रहे हो, आप कोई प्रोफेशन चला रहे हो, या फिर आपके पास हाउस प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने लेट आउट कर रखा है और आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपने नोटिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो इस केस में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या होगा? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी क्या होती है? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी वही हमारी एचआरए वाली, आपकी बेसिक सैलरी, डीए जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट बने, और कमीशन जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे बेस्ड हो, राइट। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसके दो ट्रीटमेंट होंगे, मैक्सिमम दो ट्रीटमेंट होंगे। पहला ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? वो आपके लिए पर्क बन जाएगा और वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। एम्प्लॉयर ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? पर्क बन जाएगा और वो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। स्टेप नंबर 2, आपको डिडक्शन मिलेगी, आपको डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 10% ऑफ आरबीएस। आपको डिडक्शन मिलेगी 10% ऑफ आरबीएस। एवरीवन देयर, यहां तक बात क्लियर हुआ? 80 सीसीडी में एम्प्लॉय अगर आप हैं तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। एम्प्लॉय का अगर कंट्रीब्यूशन है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितने का मिलेगा? 10% ऑफ आरबीएस का। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उसके दो ट्रीटमेंट होंगे, पहले वो सैलरी में ऐड होगा और बाद में आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 10% ऑफ आरबीएस का। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 20% ऑफ जीटीआई। यहां पर अगर मैं सेक्शन कोट करूं तो ये सेक्शन है सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1, ये भी है 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 और ये है 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 नहीं सबसेक्शन 2, 80 सीसीडी सबसेक्शन 2, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक और सेक्शन आता है एडिशनल डिडक्शन, एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B, एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B। इसमें आपको एडिशनल डिडक्शन मिलती है अप टू ₹50,000, अप टू ₹50,000 allowed to assessee, 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 allowed to assessee,
ओवर एंड अबव 80 CCD सबसेक्शन 1। तो 80 CCD सबसेक्शन 1 के अलावा 80 CCD सबसेक्शन 1 के अलावा आप एडिशनल डिडक्शन 50,000 रुपए तक की क्लेम कर सकते हो 80 CCD 1B के अंदर। तो 80 CCD के अंदर 3 डिडक्शंस चल रही हैं, एक 80 CCD 1 की, एक 80 CCD 2 की और एक 80 CCD 1B की। 3 डिडक्शन चल रही है, 80 CCD 1 की, 80 CCD 2 की, 80 CCD 1B की। 80 CCD 1 में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो 10% ऑफ RBS तक की, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 20% ऑफ GTI तक की, राइट। अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो उसके 2 ट्रीटमेंट, पहले वो सैलरी में पार्ट बनेगा और दूसरा आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कहां मिलेगा? 80 CCD 2 में मिलेगा। इसके अलावा असेसी ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है उसका एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है 80 CCD 1B में। उसका एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है 80 CCD 1B में अप टू ₹50,000। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू NPS नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, इन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। लेट सपोज इन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है 1,60,000 रुपए। इन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है 1,60,000 रुपए। इनकी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी जो है वो 9 लाख रुपए की है। इनकी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी जो है वो 9 लाख रुपए की है। तो इस केस में इनको 80 CCD 1 में कितना डिडक्शन मिलेगा? इनको 80 CCD 1 में 9 लाख का 10%, 9 लाख का 10% कितना होता है? 90,000 रुपए। आपने पैसा कितना कंट्रीब्यूट किया है? आपने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है? 160। 80 CCD 1 में कितना मिल रहा है? 90। 160 में से 90 गया, अभी आपके पास सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 70। अब इस 70 में से आपको 80 CCD 1B में कितना मिल जाएगा? 80 CCD 1B में कितना मिल जाएगा? 50,000। मतलब आपको जो टोटल डिडक्शन मिलेगी वो कितने की मिल जाएगी? 90,000 प्लस 50,000, 140 की। 90,000 प्लस 50,000 आपको 140 की डिडक्शन मिल जाएगी। बात समझ में आ रहा है? पहले आप 80 CCD 1 में डिडक्शन क्लेम कर लीजिए और 1 में डिडक्शन क्लेम करने के बाद जितना एक्स्ट्रा बच रहा है अप टू ₹50,000 उसे आप 80 CCD 1B में क्लेम कर लीजिए। एवरीवन, 80 CCC 80 CCD, एनी डाउट? 80 CCC 80 CCD 1, एनी डाउट? ठीक है, एवरीवन देयर। अब एक छोटा सा सेक्शन और निकल कर आता है, एक छोटा सा सेक्शन और निकल कर आता है। कौन सा सर? एक छोटू सा सेक्शन निकल कर आता है 80 CCE। 80 CCE, ये 80 CCE क्या कहता है सर? ये सेक्शन 80 CCE कहता है, ये सेक्शन 80 CCE क्या कहता है? 80 CCE कहता है कि सर 80C प्लस 80 CCC प्लस 80 CCD 1, ये तीन सेक्शन मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है? ये तीन सेक्शन मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है? 150 की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। 80C ने आपको अपनी मैक्सिमम लिमिट बताई थी 150 की। 80 CCC ने भी आपको अपनी मैक्सिमम लिमिट बताई थी 150 की। 80 CCD 1 ने आपको अपनी मैक्सिमम लिमिट बताई थी 10% ऑफ RBS की और 20% ऑफ GTI की, राइट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये तीनों सेक्शन अपनी अपनी मैक्सिमम लिमिट बता रहे हैं, लेकिन इनकी और भी एक मैक्सिमम लिमिट है। इन तीनों को मिला के आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 150। अब एक पॉइंट और समझने वाला है। 80 CCE के अंदर 80 CCD 2 कवर नहीं है, 80 CCD 1B कवर नहीं है। 80 CCE के अंदर 80 CCD 2 कवर नहीं है, 80 CCD 1B कवर नहीं है। इसका मतलब
हम 80C, 80 ट्रिपल सी, 80 CCD 1 मिला के 150 ले सकते हैं। इसके अलावा हम 80 CCD 2 में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, हम 80 CCD 1 में भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा, इन एग्जांपल्स को ध्यान से करेंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। केस नंबर 1, आपके पास 80C में डिडक्शन है लेट से 70,000 का, आपके पास 80 ट्रिपल सी में डिडक्शन है लेट सपोज 20,000 का, आपके पास 80 CCD के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 40,000 रुपए का, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 40,000 रुपए का। ये दोनों ही 10% ऑफ RBS है, ये दोनों ही 10% ऑफ RBS है। डिडक्शन की बात करते हैं, डिडक्शन कितनी मिलेगी, डिडक्शन कितनी अलाउड होगी इसको समझते हैं। 80C में आपके पास 70,000 है, 80 ट्रिपल सी में आपके पास 20,000 है, 80 CCD 1 में आपके पास 40,000 है। तो सबसे पहला काम रहेगा इन तीनों सेक्शंस को क्लब करके देख लो 150 एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 कितना होता है 130। 80 CCE क्या बोल रहा था, 80 CCE क्या बोल रहा था, मैक्सिमम 150 हो सकता है, मैं विद इन द लिमिट हूं। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 80 CCD 2 में आता है। तो 80 CCD 2 के अंदर मेरे को 40 का डिडक्शन मिल जाएगा, कुल मिला के कितने का डिडक्शन मिल जाएगा 170 का, कुल मिला के कितने का डिडक्शन मिल जाएगा 170 का। आई होप ये क्लियर है आपको। केस नंबर 2, लेट से 80C में आपके पास 70,000 का डिडक्शन है, 80 ट्रिपल सी के अंदर आपके पास 80 ट्रिपल सी में आपके पास 30,000 का डिडक्शन है, 80 CCD 1 में या मैं कहूं 80 CCD में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 80,000 है, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी 80,000 है, और ये दोनों 10% ऑफ RBS है, ये दोनों 10% ऑफ RBS है। प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस। डिडक्शन कितनी मिलेगी 80C में 70,000, 80 ट्रिपल सी में 30,000, 80 CCD 1 में, बड़े ध्यान से देखना, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है 80 का, अभी कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना। अगर मैं 80 का डिडक्शन लूं तो कितना बन जाएगा 180। अब यहां पर 80 CCE आएगा और कहेगा बेटा मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा 150। आपको 180 नहीं मिल पाएगा, मैक्सिमम मिलेगा 150। और अब आप जाओगे 80 CCD 2 के अंदर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था 80 वो क्लेम करोगे, यानी कि आपको डिडक्शन मिलेगी 2,30,000 की। इससे आपका क्या होगा, नुकसान होगा, अब आप यहां पे समझदारी दिखा सकते हो। समझदारी कैसे दिखा सकते हो, आपको ये पता है कि 80C, 80 ट्रिपल सी, 80 CCD 1 मिला के 150 मिलता है। 80C, 80 ट्रिपल सी, 80 CCD 1 मिला के 150 मिलता है। मैं ऑलरेडी 1 लाख यूज कर चुका हूं, 80 CCD 1 में मैं कितना ले लूं, 80 CCD 1 में मैं कितना ले लूं सर, एम्प्लॉय ने 80 कंट्रीब्यूट किया है, आप 80 लोगे तो 30 तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप 80 CCD 1 में 80 लोगे
तो 30 वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप 50 ही लो, तो आपको 150 मिल जाएगा, आपको 150 मिल जाएगा। यहां तक ओके। 80 CCE भी बोलता है कि आपको 150 मिलेगा। अब मेरा एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है, मेरा एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है, मैंने 50,000 क्लेम कर लिया है, मैंने 50,000 क्लेम कर लिया है सबसेक्शन 1 में। तो मेरे पास एक्सेस कितना बच रहा है, मेरे पास एक्सेस बच रहा है 30,000। मेरे पास एक सेक्शन और था 1B, मेरे पास एक सेक्शन और था 1B। 1B मेरे को 50,000 रुपए तक की डिडक्शन दिलवाता है। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं यहां पे क्या करूंगा, इस 30,000 को कहां पे क्लेम कर लूंगा, 1B में। तो 80 CCD 1B में मैं 30,000 क्लेम कर लूंगा, यानी कि मेरी डिडक्शन कितने की हो जाएगी, मेरी डिडक्शन कितने की हो जाएगी, 2,60,000। ये केस समझ में आया कि नहीं आया? आप अपनी मर्जी से 80 CCD को तोड़ मरोड़ सकते हो, आप अपनी मर्जी से 80 CCD को तोड़ मरोड़ सकते हो। ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है, आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है उसका डिडक्शन आप 80 CCD 1 में लेना चाहते हो कि उसका डिडक्शन आप 1B में लेना चाहते हो। इट इज योर विश। बात समझ रहे हो? आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है, आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है एनपीएस में, ये आपकी मर्जी है कि आपको उसका डिडक्शन 80 CCD 1 में लेना है कि आपको उसका डिडक्शन 80 CCD 1B में लेना है। 10% आपको 80 CCD 1 में मिलेगा और 10% के ऊपर अगर मान लो तुमने कुछ कर रखा है तो वो तुम 1B में क्लेम कर लो। जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था, इसमें हमने 160 का कंट्रीब्यूशन किया था। 80 CCD 1 में 10% तक मिलता है, तो 9 लाख का 10% मुझे मिल गया। जो सरप्लस बचा, उस सरप्लस में से 50,000 मैंने कहां क्लेम कर लिया, 1B में। ठीक है, 1 में 10% ऑफ आरबीएस की रिस्ट्रिक्शन है, 1B में 50,000 की रिस्ट्रिक्शन है। सबको केस नंबर 2 समझा था? सबको केस नंबर 2 समझा? कहने का मतलब समझा कि तुमने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है तुम उसको तोड़ मरोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम उसमें से कितना 1 में क्लेम करना चाहते हो, कितना 1B में क्लेम करना चाहते हो। इट इज कंप्लीटली योर विश। एक ग्लास दे, इट इज कंप्लीटली योर विश। ठीक है भाई, एक केस और देखो, एक केस और देखो, केस नंबर 3। केस नंबर 3, तुमने 80C में 110 का कंट्रीब्यूशन किया है, तुमने 80CCC में 60,000 का कंट्रीब्यूशन किया है, तुमने 80 CCD में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है 90,000 और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है 90,000। मान के चल रहा हूं कि ये विद इन द लिमिट है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये विद इन द लिमिट है। जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कितना डिडक्शन मिलेगा विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, विद इन 1 मिनट मुझे आंसर दीजिए, डिडक्शन कितने का मिलेगा। विद इन 1 मिनट मेरे को आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। सब बच्चे कह रहे हैं 290, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं 290, बीच बीच में एक आध ने 2 लाख भी बोल दिया। चलिए देखिए, 80C में 80C में कंट्रीब्यूट किया है, 80C में आपने कंट्रीब्यूट किया है 1,10,000। ठीक है, 80CCC में आपने कंट्रीब्यूट किया है 60,000। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम ऑलरेडी 80 CCE की जो लिमिट है वो एक्सीड कर चुके हो। तो अब तुम 80 CCD 1 में अगर कुछ क्लेम करने जा रहे हो तो वो वेस्ट होने वाला है।
अगर तुम 80 CCD 1 में कुछ क्लेम करने जा रहे हो तो वो वेस्ट होने वाला है, तो तुम 80 CCD 1 में कुछ भी क्लेम मत करो। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 170, लेकिन 80 CCE आएगा और तुमसे क्या कहेगा बेटा, मैक्सिमम कितना मिलेगा? 80 CCE कहेगा सर मैक्सिमम तो 150 मिलता है, मैक्सिमम तो 150 मिलता है सर। इसके बाद 80 CCD 1B में तुम्हारे पास 50,000 रुपए तक क्लेम करने का ऑप्शन है। तुमने कितना कंट्रीब्यूट किया था? 90। तुमने 80 CCD 1 में एक भी रुपए का क्लेम नहीं लिया। इस 90 में से पूरा 50,000 रुपए 11B में ले लो। 11B बोल गया मैं, 80 CCD 1B में ले लो 50,000 रुपीज का। और 80 CCD 2 में जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो ले लो, ठीक है, वो ले लो। तो टोटल डिडक्शन तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? टोटल डिडक्शन तुम्हारे पास निकल कर आएगी 2,90,000 रुपीज, ठीक है। मैक्सिमम डिडक्शन जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 2,90,000 रुपीज की। अभी हम लोग केवल डिडक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एक ट्रीटमेंट कर रहा हूं। लेकिन एग्जाम में अगर पूरा क्वेश्चन आएगा तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के 2 ट्रीटमेंट होंगे, एक ट्रीटमेंट सैलरी में होगा और दूसरा ट्रीटमेंट डिडक्शन में होगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया। ये हम लोग ने 80 CCE वाइंड अप कर लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 80D की। सुपर इंपॉर्टेंट सर, सुपर इंपॉर्टेंट। 80C, 80 CCD, 80D सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कहता है आपसे 80D? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने फैमिली इंश्योरेंस प्रीमियम निकलवाया है तो उस केस में आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा? किसको किसको मिलेगा सर? इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा। इंडिविजुअल और HUF रेसिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। आपने पेमेंट किसके लिए किया है? पेमेंट आपने किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, पेमेंट आपने किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंदर, या फिर आपने पेमेंट किया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे। तो अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में पैसा डाला है, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है, तो इन तीनों का डिडक्शन आपको मिल जाएगा 80D में, ठीक है। डिडक्शन किसके लिए मिलेगा? बड़े ध्यान से देखेंगे। डिडक्शन किसके लिए मिलेगा? सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। सर क्या लिखा हुआ है? डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। इसका मतलब कि अगर चिल्ड्रन डिपेंडेंट नहीं है तो 80D में डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80C के अंदर, 80CCC के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। बच्चा होना चाहिए, अपना हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, अडॉप्टेड हो, स्टेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर वो क्या बोल रहा है? डिपेंडेंट होगा तभी काम बनेगा, इंडिपेंडेंट होगा और आपने उसका इंश्योरेंस लिया है तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 80D ने माता पिता को भी कवर कर लिया। पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, दोनों ही केसेस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब सरकार 2 फैमिलीज की डिडक्शन दे रही है। सरकार असेसी को 2 फैमिलीज की डिडक्शन दे रही है। एक अपनी फैमिली की, अपनी फैमिली में वो खुद आ जाएगा, स्पाउस आ जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, और एक माता पिता की। तो 2 लेवल पे डिडक्शन चल रही है, 2 लेवल पे डिडक्शन चल रही है, अपनी फैमिली की और माता पिता की। आपकी अपनी फैमिली की जो लिमिट है वो कितने रुपए की है? 25,000 रुपए की है। आपके माता पिता की लिमिट कितने रुपए की है? 25,000 रुपए की है। तो 25,000 रुपीज तक आप अपना, स्पाउस का, बच्चे का 80D में डिडक्शन ले सकते हो। पेरेंट्स का 25,000 रुपए आप 80D में डिडक्शन ले सकते हो। अब अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, आप सीनियर सिटीजन हो या फिर स्पाउस सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपकी ये 25,000 की लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, 50,000 कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन ना हो लेकिन माता पिता सीनियर सिटीजन हो, तो अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000, माता पिता सीनियर सिटीजन है तो उस केस में माता पिता का 50,000। कुल मिला के कहने का मतलब कि अगर सीनियर सिटीजन है तो 25 की जगह 50 मिलेगा, अगर सीनियर सिटीजन है तो 25 की जगह 50 मिलेगा। आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है और पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो 50,000 आपको अपनी फैमिली का मिलेगा, 50,000 आपको पेरेंट्स का मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1 लाख रुपए तक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा,
सर ये जो लिमिट दी हुई है ना 25,000 रुपए की, इसमें फर्दर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की भी लिमिट है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इन दोनों फैमिलीज का मिला के, अपनी फैमिली का और माता पिता का, ये मिला के 5,000 है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप इन दोनों का मिला के 5,000 रुपीज तक करवा सकते हो। क्लियर? कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम मेड इन कैश। अगर आपने कैश में पैसा दिया है तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट आप कैश में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ हो जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डाल रहे हो या फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, तो उस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन 25 की मिलेगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट यू हैव मेड द पेमेंट बाय एनी मोड अदर देन कैश, बाय एनी मोड अदर देन कैश। तो इस केस में और इस केस में कैश अलाउड नहीं है, कैश अलाउड नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में आप पेमेंट कैसे भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एवरीवन देयर क्लियर हुई मेरी बातें जो मैंने आपसे बोली 80D में? सर पर पर्सन या मिला के, अरे भाई बोला मैंने फैमिली की लिमिट है। सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मिला के 25,000 है, पापा मम्मी का मिला के 25,000 है। और अगर सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो इन सब का मिला के 50,000, और पापा मम्मी सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो दोनों का मिला के 50,000। सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी 50,000, सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी 50,000। सर पेरेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फॉर देमसेल्फ, बोथ असेसी एंड पेरेंट आर एलिजिबल टू क्लेम। हाँ तो भाई अगर मान लो मैं अपनी बात करूं, मैं अपना भी मेडिकल इंश्योरेंस करवाता हूं और पापा का भी मेडिकल इंश्योरेंस करवाता हूं, तो मुझे अपना भी मिलेगा और पापा का भी मिलेगा। और पापा भी अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, तो पापा जब अपनी रिटर्न भरेंगे तो उसके अंदर वो क्लेम करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, दो डिडक्शन है इसके अंदर, एक डिडक्शन अपनी फैमिली के लिए, एक डिडक्शन पापा मम्मी के लिए। एक डिडक्शन अपनी फैमिली के लिए और एक डिडक्शन पापा मम्मी के लिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर सीनियर सिटीजन है, अगर सीनियर सिटीजन है और उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो उस केस में आपका मेडिकल ट्रीटमेंट में जो खर्चा हुआ होगा, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट में जो खर्चा हुआ होगा, वो खर्चा आपको अलाउ होगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, ऑब्वियस है सीनियर सिटीजन है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000। बात समझा कि नहीं? अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई सीनियर सिटीजन है और उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, जनरली नहीं होता, सीनियर सिटीजन को मेडिकल इंश्योरेंस इशू नहीं होता, तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और उसने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में 50,000 मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाली डिडक्शन 5,000 नहीं, अलग से नहीं है बेटा, ओवरऑल लिमिट का पार्ट है। मेडिकल मेडिकल ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो आप करवाते हो वो विद इन द लिमिट है। देखिए 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 देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस करवाया आपने सेल्फ स्पाउस का 22,000 रुपए का, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया 4,000 का। माता पिता सीनियर सिटीजन है, उनके ऊपर 40,000 रुपए का इंश्योरेंस करवाया और उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया 3,000 रुपए का। मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे टोटल खर्चा कितना हुआ है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे टोटल खर्चा कितना हुआ है? 7,000। 7,000 का खर्चा नहीं मिलने वाला है,
आपको 7,000 का खर्चा अलाउ नहीं होने वाला है। आपको मैक्सिमम कितना अलाउ होने वाला है? आपको मैक्सिमम अलाउ होने वाला है 5,000 रुपए। ठीक है, मैक्सिमम अलाउ होने वाला है 5,000 रुपए का, राइट। मतलब 2,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा तो डिसअलाउ हो रहा है। 2,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा तो डिसअलाउ हो रहा है, ये बात तय है, राइट। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से देखना। अगर मैं अपनी बात करूं और स्पाउस की बात करूं, तो मैं मेडिकल इंश्योरेंस पे कितना पैसा खर्च कर चुका हूं? 22,000 रुपए। मेरी ओवरऑल लिमिट कितने की है? 25,000 रुपए की। मतलब मैं ये 4,000 रुपए तो क्लेम नहीं कर पाऊंगा। मैं ये 4,000 रुपए क्लेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 4,000 क्लेम करूंगा तो 26 हो जाएगा। 26 अलाउ होने वाला नहीं है, मैक्सिमम 25 अलाउ होने वाला है। तो मैं यहां पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा कितना क्लेम करूंगा? मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा क्लेम करूंगा 3। टोटल खर्चा मुझे अलाउ होगा 25। ठीक है, अब जब मैं पेरेंट्स की बात करता हूं और पेरेंट्स में सीनियर सिटीजन है, तो लिमिट कितनी है? पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो लिमिट कितनी है? 50। मतलब कि ये 40,000 का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ हो जाएगा। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करूं, मैंने पापा मम्मी के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 3,000 रुपए खर्च करे हैं, लेकिन 3,000 अलाउ हो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर मैक्सिमम 5 होने हैं और आप 3 तो ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो। पूरी फैमिली का 5 मिलना है और आप 3 तो ऑलरेडी ले चुके हो, बचा कितना? 2। तो अब आप यहां पे कितना क्लेम करोगे? तो बात समझ रहे हैं भैया? सबको क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गई? ठीक है, बाकी अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। हाँ, अभी यहाँ पे मैंने आपको जो पॉइंट बोला मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, इस वाले पॉइंट को भी याद रखना। ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला पॉइंट मैंने बोला, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। ठीक है, कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है कि हमने फादर का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है, उस पर हमने पैसा खर्च किया है 20,000 रुपये, और हमने फादर का मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया है, और मेडिकल ट्रीटमेंट पे हमने खर्च किया है 30,000 रुपये। खर्चा किसका मिलेगा? इंश्योरेंस का कि ट्रीटमेंट का? हमने फादर पे मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है 20,000 रुपए का, और फादर का मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया है 30,000 का। डिडक्शन किसका मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस का। डिडक्शन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस का। ट्रीटमेंट का खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ये बोले कि फादर के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और हमने फादर का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है 30,000 रुपए का, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा अलाउ कर दिया जाए। इस केस में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सीनियर सिटीजन होना चाहिए फादर को। ठीक है, पेरेंट्स का सीनियर सिटीजन होना जरूरी है, तभी मेडिकल ट्रीटमेंट वाली खर्चे की बात आएगी, अदरवाइज वो नहीं आएगी। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है 80DD। 80DD क्या कहता है? 80DD कहता है कि सर अगर आप किसी डिसेबल्ड डिपेंडेंट व्यक्ति को मेंटेन कर रहे हो, अगर आप किसी डिसेबल्ड डिपेंडेंट व्यक्ति को मेंटेन कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन किसको मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को। डिडक्शन किसको मिलेगी राजा बेटा? डिडक्शन मिलेगी सर रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को। इसका मतलब कि अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल और नॉन रेसिडेंट एचयूएफ है तो वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? सर मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपीज का। 75,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। आपने कितना पैसा खर्च किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितना पैसा खर्च किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 75,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। और अगर डिसेबल्ड व्यक्ति जिसको आप मेंटेन कर रहे हो, अगर उसे सीवियर डिसेबिलिटी है, अगर उसे सीवियर डिसेबिलिटी है तो उस केस में डिडक्शन मिलती है 1,25,000 की। ध्यान से समझिएगा, दीज आर फिक्स्ड डिडक्शन, फ्लैट फ्लैट फ्लैट। इतना डिडक्शन आपको मिलना ही मिलना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। नॉर्मली 75,000 का, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 125 का। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिविजुअल के लिए डिपेंडेंट का मतलब है स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर who are mainly dependent on the individual। मतलब इन सब का इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट होना जरूरी है। स्पाउस हमारे ऊपर डिपेंड हो,
बच्चे, माता पिता, ब्रदर सिस्टर हमारे ऊपर डिपेंड हो, तभी हम 80DD के अंदर डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं क्लेम कर पाएंगे, राइट। एचयूएफ के केस में एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ कैन बी द डिपेंडेंट पर्सन, राइट। अच्छा, अब मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है और इनका सन है मिस्टर वाई, इनका सन है मिस्टर वाई। ये डिपेंडेंट है मिस्टर एक्स के ऊपर, ये डिपेंडेंट है मिस्टर एक्स के ऊपर, और ये डिसेबल्ड है, ये डिसेबल्ड है, ये डिसेबल्ड है। तो इस केस में मिस्टर एक्स को डिडक्शन कहां मिल सकती है? इस केस में मिस्टर एक्स को डिडक्शन कहां मिल सकती है? 80DD के अंदर, 80DD के अंदर मैक्सिमम कितनी? 75,000 रुपीज की। कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता है, 75,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर 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 मिस्टर वाई सीवियर डिसेबल्ड है तो 125 का डिडक्शन मिल जाएगा। एक सेक्शन आप पढ़ते हो 80U, एक सेक्शन आप पढ़ते हो 80U, आई थिंक मैंने इसमें 80U नहीं दिया हुआ है आपको। एक सेक्शन आप पढ़ते हो 80U, 80U क्या बोलता है? 80U क्या बोलता है सर? 80U बोलता है कि अगर आप डिसेबल्ड व्यक्ति हो, अगर आप डिसेबल्ड व्यक्ति हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 75,000 का या फिर 1,25,000 का सीवियर डिसेबिलिटी के केस में। तो अगर 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 मिस्टर वाई 80U में डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, अगर मिस्टर वाई 80U में डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को मेंटेन करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को मेंटेन करते हैं, मिस्टर एक्स को 80DD में डिडक्शन नहीं मिल रहा है। बात समझे कि नहीं? अगर मिस्टर वाई 80U में डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो फिर मिस्टर एक्स को 80DD में डिडक्शन नहीं मिलेगा। मिस्टर वाई अगर 80U में डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो उस केस में मिस्टर एक्स को कहां पर डिडक्शन मिल जाएगा? 80DD के अंदर। बात समझा? बात समझा? हम जिसे मेंटेन कर रहे हैं, हम जिसे मेंटेन कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति खुद 80U में डिडक्शन ले रहा है अपनी डिसेबिलिटी की, तो फिर हमें उसके मेंटेनेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हमें उसके मेंटेनेंस की डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो 80U में डिडक्शन ना ले रहा हो। एक्सपेंसेस नहीं किया तो भी डिडक्शन मिलेगा। तो बोल रहा है ना इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर, बोल तो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर। और बाबू अगर मेंटेन कर रहे हो तो क्या खर्चा नहीं करोगे? मेंटेनेंस का मतलब ही क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब ही क्या होता है? भूखा प्यासा रखोगे, इलाज नहीं करवाओगे उसका, फिर काहे की मेंटेनेंस? अभी बात समझे कि नहीं? मेंटेनेंस की बात चल रही है तो ऑब्वियस है कि खर्चा तो आप कर रहे होगे। चलिए, इसके बाद 80DD की बात करते हैं। इसके बाद 80DD की बात करते हैं। 80DD किसकी बात करता है? कि अगर आप स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज करवाते हो, अगर आप स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज कराते हो तो 80DD में डिडक्शन मिलेगी। स्पेसिफाइड डिसीज कहां पर लिखी हुई है? रूल 11DD में लिखी हुई है। रूल 11DD में जो डिसीजेस लिखी हैं, अगर उन डिसीजेस का इलाज आप करवाते हो तो आपको 80DD में डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कौन से एसएससी को मिलेगा? डिडक्शन रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ को मिलेगा। डिडक्शन रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ को मिलेगा। इसके अलावा और कोई व्यक्ति डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। डिडक्शन मिलेगी अगर आपने खर्चा किया है इंडिविजुअल के केस में अपने ऊपर या फिर किसी भी डिपेंडेंट पर्सन के ऊपर, अपने ऊपर या फिर किसी भी डिपेंडेंट पर्सन के ऊपर। एचयूएफ के केस में किसी भी एचयूएफ के मेंबर के ऊपर आपने डिडक्शन किया है, कोई भी खर्चा किया है, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन कितने की मिलेगी? जितना पैसा आपने खर्च किया है या फिर 40,000 विच एवर इज लेस, जितना आपने पैसा खर्च किया है या फिर 40,000 विच एवर इज लेस। और जिसपे आपने खर्चा किया है अगर वो सीनियर सिटीजन है तो आपने जितना पैसा खर्च किया है या फिर 1,00,000 रुपया विच एवर इज लेस। तो सर 80DD के अंदर स्पेसिफाइड डिसीज का मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हो तो डिडक्शन मिलता है। स्पेसिफाइड डिसीज कहां पर लिखी हुई है? रूल नंबर 11DD के अंदर लिखी हुई है। डिडक्शन कितनी मिलती है सर? जितना पैसा आपने खर्च किया या फिर 40,000 रुपए विच एवर इज लोअर। अगर सीनियर सिटीजन है तो यही 40,000 की लिमिट को बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया जाता है, यानी कि जितना पैसा आपने खर्च किया या फिर 1,00,000 रुपीज विच एवर इज लोअर इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन। डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब खर्चा किसके लिए कर सकते हो? खर्चा अपने लिए कर सकते हो या फिर किसी भी डिपेंडेंट के लिए कर सकते हो। डिपेंडेंट कौन होगा? वही जो 80DD के अंदर बताया गया है।
बच्चा हो सकता है, स्पाउस हो सकती है, ब्रदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो, राइट। तो बिल्कुल इजी है, 80 डबल डी भी इजी है, 80 डी डी भी इजी है। जनरली इंस्टीट्यूट इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, जनरली इंस्टीट्यूट इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। डिसीज के नाम भी याद करना पड़ेगा, नहीं भाई एग्जाम में आएगा तो लिख के आएगा कि 11 डबल डी वाली डिसीज है। कैसी बातें करते हो भाई, डिसीज आपको याद नहीं करनी है, एग्जाम में मेंशन रहेगा कि 11 डबल डी वाली डिसीज है। अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन नंबर 80E। 80E क्या बोलता है कि अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है और वहां पर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है और आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन किसको मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल जो है वो रेसिडेंट भी हो सकता है, वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। डिडक्शन किस बात का मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का। डिडक्शन किस बात का मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का ऑन लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपके बैंक्स आ जाएंगे, आपके कोऑपरेटिव बैंक आ जाएंगे, आपका कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा जो लोन ग्रांट करता है फॉर परसुइंग दी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? आफ्टर क्लास 12th जो आप एजुकेशन करते हो उसको हायर एजुकेशन बोला जाता है। आफ्टर क्लास 12th जो आप एजुकेशन करते हो उसे हायर एजुकेशन बोला जाता है। एजुकेशन किसकी हो सकती है? एजुकेशन अपने लिए हो सकती है, स्पाउस के लिए हो सकती है, बच्चों के लिए हो सकती है, या फिर किसी भी पर्सन के लिए हो सकती है जिसका असेसी लीगल गार्जियन है। कल शायद हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि हमने नीस की एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट पे, लोन पे इंटरेस्ट पे किया है। हमने नीस की एजुकेशन के लिए लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट पे किया है, और नीस हम पे डिपेंडेंट है, हम उसके लीगल गार्जियन है, राइट। तो मैंने आपको कहा था नीस का भी मिल जाता है। दैट मीन्स कि 80E में अगर आप किसी भी चाइल्ड के लीगल गार्जियन हैं तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो अपने लिए ले सकते हो, बच्चों के लिए ले सकते हो, स्पाउस के लिए ले सकते हो, एनी पर्सन के लिए। अब यहां पर वर्ड चिल्ड्रन लिखा हुआ है बेटा, तो चिल्ड्रन का मतलब फिर से वही हो गया, डिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, राइट। अच्छा, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल लोन अमाउंट। तो आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करी है उसका आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, और आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज गिवन। तो जब आपने पहले इंटरेस्ट का पेमेंट किया है वहां से 8 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर 8 साल तक आपने लोन रीपे नहीं किया तो 8 साल के बाद डिडक्शन मिलनी बंद हो जाएगी, और अगर आपने लोन पहले रीपे कर दिया तो जब तक आपने लोन रीपे नहीं किया तब तक आपको डिडक्शन मिलता रहेगा। मतलब मैक्सिमम डिडक्शन 8 साल तक मिलेगा। अगर लोन 8 साल तक रीपे नहीं होता और 8 साल के बाद भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो उस इंटरेस्ट पेमेंट का 80E में आपको डिडक्शन कभी अवेलेबल नहीं होगा। 8 साल कहां से काउंट होंगे? लोन की डेट से काउंट नहीं होंगे। 8 साल काउंट होंगे जब आपने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया। जनरली जब एजुकेशन लोन दिया जाता है तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद से आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होती है। फॉर एग्जांपल आपने बीटेक करने के लिए लोन लिया तो बीटेक 4 साल का होता है। 4 साल का जब बीटेक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से इंस्टॉलमेंट शुरू होती है। तो 8 साल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपको लोन देते वक्त बताई गई थी उन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। दैट मीन्स 8 ईयर लोन की डेट से नहीं देखे जाएंगे, 8 ईयर लोन की डेट से नहीं देखे जाएंगे, 8 ईयर देखे जाएंगे जिस दिन आपने पहला 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 इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। जब आपने पहला इंटरेस्ट का पेमेंट किया वहां से 8 साल देखे जाएंगे। अच्छा, एजुकेशन क्या इंडिया के बाहर हो सकती है? एजुकेशन क्या इंडिया के बाहर हो सकती है? एजुकेशन क्या इंडिया के बाहर हो सकती है? द आंसर इज नो। एजुकेशन इंडिया में होगी तभी डिडक्शन मिलेगी, तभी एजुकेशन अगर इंडिया में होगी तभी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए 80EE की बात करते हैं। 80EE क्या बोलता है कि अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है या फिर घर कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लोन लिया है और उसमें आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80EE के अंदर। उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80EE के अंदर। कौन असेसी रहेगा? असेसी इंडिविजुअल हो सकता है। कौन असेसी रहेगा? असेसी इंडिविजुअल हो सकता है। इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट और इट कैन बी अ नॉन रेसिडेंट। डिडक्शन किसकी मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितने का मिलेगा? 1.5 लाख रुपए का मिलेगा।
दिस डिडक्शन is over and above this deduction is over and above deduction under section 24B 24B हाउस प्रॉपर्टी में जो आप डिडक्शन पढ़ते हो ये उसके ऊपर है, राइट? जी 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 जी, सीए हायर एजुकेशन में आता है। कंडीशन, लोन आपको सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 के बीच में। 80 EEA कब एक्टिवेट होगा? 80 EEA कब एक्टिवेट होगा? 80 EEA एक्टिवेट होगा जब आपने लोन 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 22 के बीच में लिया है। आपके घर की SDV 45 लाख रुपीस से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। आपके घर की SDV 45 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, यहां पर SDV लिखा है। FMV आपकी 45 लाख से ज्यादा हो सकती है। हमारे लिए यहां पर FMV इररिलेवेंट है। हो सकता है क्वेश्चन आपको घेरने की कोशिश करे, आपको गिराने की कोशिश करे कि भाई साहब FMV जो है वो 50 लाख है, तो तुम्हें FMV नहीं देखनी है, तुम्हें क्या देखना है? SDV, राइट? तो अगर FMV दे दे क्वेश्चन तो पिघल मत जाना कि FMV 45 लाख से ज्यादा है, हम 80 का डिडक्शन नहीं देंगे ना। हमें क्या देखना है? हमें देखना है सर SDV अगर अप टू ₹45 लाख है तो हम डिडक्शन ले सकते हैं। FMV इज इररिलेवेंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEA, ठीक है? SDV इज रिलेवेंट, FMV इज इररिलेवेंट। Assessee does not own any RHP on the date of the loan sanction. जिस दिन आपको लोन दिया गया उस दिन आपके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से एक घर है और दूसरा घर खरीदने के लिए आपने लोन लिया है तो बाबू आपको 80EE में डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80EE में डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप एक घर से ज्यादा के मालिक नहीं रहेंगे, राइट? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? 80EE में डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलता है, मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है। ये डिडक्शन 24B में जो डिडक्शन मिलती है उसके एडिशन में है। ये डिडक्शन को क्लेम करने के लिए हमें 3 कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। पहली कंडीशन, लोन जो है वो सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 22 तक। दूसरी कंडीशन है कि SDV इस घर की 45 लाख रुपए 45 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि जिस वक्त आपको ये लोन दिया गया था उस वक्त आपके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आप पूरी कर देते हो तो आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे 80 EEA के अंदर। ध्यान से देखिएगा, मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने लोन का पेमेंट किया है। इन्होंने लोन का पेमेंट किया है ₹4 लाख रुपए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इस 4 लाख में 1,80,000 रुपए प्रिंसिपल का रीपेमेंट है। 1,80,000 रुपए प्रिंसिपल का रीपेमेंट है और रिमेनिंग आपका जो 2,20,000 है, रिमेनिंग जो आपके पास 2,20,000 है वो इंटरेस्ट का पेमेंट है। रिमेनिंग जो 2,20,000 है वो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट है। अब इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम क्या करेंगे? हम अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन क्लेम करेंगे 150 की, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। रीपेमेंट जो आपने करी है प्रिंसिपल लोन की, क्योंकि 80C आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन देता है। तो आपने भले 1,80,000 रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं, आपको डिडक्शन केवल 150 की ही मिलेगी। इसके बाद मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। अब अगर आपको ध्यान हो तो हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है? मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 2 लाख रुपए की। इसके बाद मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा अंडर सेक्शन 80EE। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 80EE की सारी कंडीशंस जो हैं वो पूरी हो रही हैं। तो सर आपने 2,20,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया था, जिसमें से 2 लाख रुपए आपको 24B में मिल गए और बचे हुए 20,000
आप क्लेम कर लेंगे 80 EEA के अंदर। यहीं पे अगर मैं आपसे कहता कि हमने घर खरीदा और हमने इसे लेट आउट कर दिया, हमने घर खरीदा और हमने इसे लेट आउट कर दिया, तो सर मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा अंडर सेक्शन 80C के अंदर 150 की रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। और फिर मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा अंडर सेक्शन 24B, मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा अंडर सेक्शन 24B। 24B में डिडक्शन कितने का क्लेम करूंगा बेटा? 24B में डिडक्शन कितने का क्लेम करूंगा बेटा? 24B में मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा राजा बेटा सीधे सीधे 2,20,000 का, क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप पूरा का पूरा डिडक्शन 24B में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर और बात करते हैं 80 EEB की। 80 EEB क्या बात करता है? 80 EEB बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपने ई व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज किया है तो उस केस में आपको 80 EEB में डिडक्शन मिलता है। असेसी कौन होना चाहिए? असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए। डिडक्शन कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की, जितना इंटरेस्ट तुमने दिया, या फिर 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर। कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपको जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 23 के बीच में। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 23 के बीच में आपको लोन सैंक्शन होना चाहिए। ये कंडीशन अगर आप पूरी करते हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पे जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे लोन अमाउंट पे, उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम 1.5 लाख का। इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है या जो प्रोविजन निकल कर आता है वो निकल कर आता है 80 QQB। 80 QQB आपसे क्या कहता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अलावा, टेक्स्ट बुक के अलावा आपने और कोई भी किताब लिखी है और उस किताब का पब्लिकेशन करने का कॉपीराइट आपने किसी पब्लिशिंग हाउस को दिया है और वो पब्लिशिंग हाउस आपको क्या दे रहा है? रॉयल्टी दे रहा है, तो उस रॉयल्टी का आपको डिडक्शन मिलता है। रॉयल्टी कौन से हेड की इनकम होती है बेटा? रॉयल्टी कौन से हेड की इनकम होती है? अदर सोर्सेस हेड की इनकम होती है। तो जो भी रॉयल्टी आप अर्न करोगे, जो भी रॉयल्टी आप अर्न करोगे वो आपके अदर सोर्सेस में चली जाएगी। जो भी रॉयल्टी आप अर्न करोगे वो आपके अदर सोर्सेस में चली जाएगी। और रॉयल्टी को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। रॉयल्टी को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा अदर सोर्सेस के अंदर ही। डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी? डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी? डिडक्शन आपको मिलेगी जितनी आपको रॉयल्टी इनकम हुई है उतनी, या फिर 3 लाख रुपए की, दोनों में जो भी कम है। जितनी आपको रॉयल्टी इनकम हुई है या फिर 3 लाख रुपए की, दोनों में जो भी कम है। However, royalty received in excess of 15% of the value of the book sold during the previous year shall be ignored for the purpose of claiming deduction under section 80 QQB. For the purpose of claiming deduction under section 80 QQB, maximum royalty would be considered as 15% of the value of book sold. अगर आपके पब्लिशिंग हाउस ने आपको 15% से ज्यादा का रॉयल्टी दिया है तो डिडक्शन पर्पस के लिए केवल अदर सोर्सेज में तो जितना रॉयल्टी मिला है वो जाएगा। लेट से 20% का रॉयल्टी आपको मिला है तो अदर सोर्सेज के अंदर तो 20% ही जाएगा। लेकिन 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 डिडक्शन क्लेम करने के लिए हम 20% को कंसीडर नहीं करेंगे। डिडक्शन क्लेम करने के लिए हम किसको कंसीडर करेंगे? 15% को, राइट। तो जितना भी रॉयल्टी इनकम आपको हुआ है या फिर 3 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास रॉयल्टी विदेश से आ रही है, तुम्हारे पास रॉयल्टी विदेश से आ रही है, रॉयल्टी फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउड होगा अगर आपको रॉयल्टी इंडिया में आ जाता है विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो अगर आपकी रॉयल्टी लेट से 21-22 की है तो 21-22 एंड कब होता है? 21-22 एंड होता है 31 मार्च 22 को, 6 महीना मतलब कि 30 सितंबर 22। तो अगर आपके पास फॉरेन रॉयल्टी, अगर आपके पास फॉरेन रॉयल्टी 30 सितंबर 22 तक आ जाती है तो उसे हम डिडक्शन पर्पस के लिए कंसीडर कर लेंगे। जो रॉयल्टी आपके पास 30 सितंबर 22 के बाद आएगी उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये किसकी बात कर रहा हूं? विदेश में जो आपने रॉयल्टी इनकम अर्न किया है, विदेश में जो आपने रॉयल्टी इनकम अर्न किया है वो आपके पास 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर में आ जानी चाहिए।
एग्जाम्पल देखिएगा ATQQB का। मान लीजिए आपको रॉयल्टी मिला है, मान लीजिए आपको रॉयल्टी मिला है 2,70,000 रुपीज का, आपको रॉयल्टी मिला है 2,70,000 रुपीज का, बीइंग 18% ऑफ बुक वैल्यू, बीइंग 18% ऑफ बुक वैल्यू सोल्ड। आपको 2,70,000 रुपीज का रॉयल्टी मिला है। अच्छा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद आपके पास एक्सपेंसेस आपने इनकर करे थे ये रॉयल्टी को अर्न करने के लिए, एक्सपेंसेस आपने इनकर करे थे ये रॉयल्टी को अर्न करने के लिए। लेट सपोज 30,000 रुपीज आपने इनकर करे थे। आपको डिडक्शन कितना मिलेगा अंडर सेक्शन 80QQB? आपको डिडक्शन कितना मिलेगा अंडर सेक्शन 80QQB? प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा, प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पूरा टैक्स इंप्लीकेशन ही दिखा देता हूं, मैं आपको पूरा टैक्स इंप्लीकेशन दिखा देता हूं कि इसका टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा। सबसे पहले आप कहां पर जाओगे? सबसे पहले आप अदर सोर्सेस में जाओगे और अदर सोर्सेस में आप रॉयल्टी इनकम दिखाओगे 2,70,000 की, और ये 2,70,000 अर्न करने के लिए आपने जो एक्सपेंसेस करे हैं 30,000 के, सरकार वो आपको अलाउ करेगी और आपकी इनकम का पार्ट बनेगा 2,40,000। आपका इनकम का पार्ट बनेगा 2,40,000। लेट सपोज कि एसएससी के पास और कोई इनकम है ही नहीं, लेट सपोज एसएससी के पास और कोई इनकम है नहीं, तो जीटीआई उसका कितना हो जाएगा? उसका जीटीआई 240 का हो जाएगा। अब 80QQB में जब डिडक्शन की हम बात करेंगे तो बड़े ध्यान से देखना कि 80QQB में हमें डिडक्शन कितनी मिलेगी। 80QQB में हमें डिडक्शन कितनी मिलेगी? रॉयल्टी इनकम मैक्सिमम कितनी लेनी है आपको? 15% ऑफ बुक वैल्यू सोल्ड। जितने की किताबें आपने बेची हैं उसका 15% आपको रॉयल्टी इनकम कंसीडर करना है, राइट? आपको 2,70,000 मिला है 18% के लिए, तो 15% कितना होगा? जल्दी से बताएंगे। अगर आपको 270 मिला है 18% के लिए तो इसका 15% कितना होगा? 2,25,000। ठीक है, 2,25,000। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, 2,25,000। सरकार आपको 30,000 रुपए का जो खर्चा है वो अलाउ कर चुकी है। सरकार आपको 30,000 रुपए जो आपने खर्च किया था रॉयल्टी इनकम को अर्न करने के लिए, सरकार आपको वो अलाउ कर चुकी है। तो सरकार क्या कहेगी कि इस 225 में जो 30,000 है वो तो हम आपको ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं। भाई ये इनकम को अर्न करने के लिए तुमने 30,000 रुपए खर्च किए थे और वो 30,000 का खर्चा हम तुमको ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं, तो उस खर्चे को भी यहां से हटाओ, माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड। तुमने 30,000 रुपए इनकर करे, मतलब तुम्हारे पास रॉयल्टी इनकम कितने की है? तुम्हारे पास रॉयल्टी इनकम कितने की है? 195 की है। सिंपल सी चीज है, ये रॉयल्टी अर्नड है, ये रॉयल्टी अर्न करने के एक्सपेंसेस हैं, तो अर्न में से एक्सपेंसेस मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस अगर हटाओगे तभी तो इनकम निकलेगी। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस हटाओगे तभी तो इनकम निकलेगी। तो आपके पास रॉयल्टी इनकम कितने की आ रही है? 195 की आ रही है, डिडक्शन पर्पस के लिए, सिर्फ डिडक्शन पर्पस के लिए। ये कार्यक्रम किसके लिए किया गया है? डिडक्शन पर्पस के लिए। अब 195 या फिर ₹3 लाख, विच एवर इज लोअर, यानी कि आपको डिडक्शन कितने का मिल जाएगा? 195। तो 80QQB में आपको 195 का डिडक्शन मिल जाएगा, 45,000 रुपए आपकी टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। एवरीवन देयर प्लीज कंफर्म, एवरीवन देयर प्लीज कंफर्म। ये सर एक्सपेंसेस तो 18, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे,
सरकार का एजेंडा क्या है? डिडक्शन निकालने के लिए वो आपकी इनकम कम करना चाहती है। डिडक्शन निकालने के लिए वो आपकी इनकम को कम करना चाहती है, राइट? क्योंकि यहां पर उसने क्या लिखा हुआ है, यहां पर उसने लिखा है कि रॉयल्टी इनकम या फिर 3 लाख रुपए दोनों में जो कम है उसका हम तुमको डिडक्शन देंगे। और यहां पे डिडक्शन के लिए रॉयल्टी इनकम हम कितनी कंसीडर करेंगे? 15%। दैट्स इट। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। अगर आपको पेटेंट्स पे रॉयल्टी मिल रही है तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलती है 80 RRB में। बिल्कुल 80 QQB का भाई है 80 RRB, राइट? रेसिडेंट इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलती है जितनी तुमने रॉयल्टी इनकम अर्न करी है या फिर 3 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। अगर विदेश में रॉयल्टी इनकम अर्न करी है उसे भी डिडक्शन पर्पस के लिए कंसीडर कर लेंगे, बशर्ते कि आपके पास वो रॉयल्टी इनकम 6 महीने के अंदर आ जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब 80 QQB और 80 RRB में एक छोटा सा डिफरेंस है। इसमें ये 15% वाली कंडीशन है कि आपकी रॉयल्टी इनकम मैक्सिमम जो कंसीडर करी जाएगी वो 15% कंसीडर करी जाएगी। ऐसी कोई बात यहां पर नहीं लिखी हुई है। मतलब अगर आपको पेटेंट से रॉयल्टी 18% होती है तो डिडक्शन के लिए 18% कंसीडर करी जाएगी। अगर 12% होती है तो डिडक्शन के लिए 12% कंसीडर करी जाएगी। 25% होती है तो डिडक्शन के लिए 25% कंसीडर करी जाएगी। मतलब डिडक्शन पर्पस के लिए रॉयल्टी डिडक्शन पर्पस के लिए रॉयल्टी इनकम को रिस्ट्रिक्ट करने का रिवाज 80 RRB के अंदर नहीं है। ओके एवरीवन देयर, एक बार कंफर्म कर दें तो आगे बढ़े। अगला सेक्शन आपके पास निकल कर आता है, अगला सेक्शन आपके पास निकल कर आता है 80 TTA। अगला सेक्शन आपके पास निकल कर आता है 80 TTA। 80 TTA क्या कहता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट। तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है तो उसका डिडक्शन 80 TTA पे मिलता है। डिडक्शन इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। मतलब आप रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल और HUF हो तो डिडक्शन ले पाओगे। डिडक्शन किस रिस्पेक्ट में मिलती है? इंटरेस्ट इनकम हो रही है सेविंग बैंक अकाउंट में जो कि किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में है। डिडक्शन आपको मैक्सिमम मिलती है कितने रुपए तक की? मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलती है 10,000 रुपीज तक की। 80 TTA के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होता है टाइम डिपॉजिट के ऊपर और फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। 80 TTA है ही किसके लिए? 80 TTA है ही सेविंग अकाउंट के लिए। सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 एक एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है तो उस इंटरेस्ट में 3500 रुपीज तक का इंटरेस्ट क्या रहता है? एग्जेम्प्ट रहता है। और अगर आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में तो आपको डिडक्शन मिलती है कितने रुपए तक की? आपको डिडक्शन मिलती है 7,000 रुपीज तक की, राइट? तो अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपीज तक की, और अगर सिंगल अकाउंट है तो उस केस में 3,500 रुपीज तक की। अब इसमें भी अगर आपको एग्जाम्पल मैं दूं तो एग्जाम्पल कैसा बन सकता है? लेट्स से कि आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट पे, आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट पे लेट्स से 6,000 रुपए का। आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट आ रहा है लेट सपोज 9,000 रुपीज का। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? आपकी अदर सोर्सेज में जब इनकम निकाली जाएगी तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट जब अपन दिखाएंगे तो पूरा का पूरा 6,000 दिखाएंगे। और जब इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट दिखाएंगे तो 9,000 में से सबसे पहला काम तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आप एग्जेम्पशन क्लेम करोगे 3,500 रुपीज की। दैट मीन्स आपके पास इनकम निकल कर आएगी 5,500 रुपीज की। टोटल हो गया आपके पास 11,500। और बाद में जब आप डिडक्शन क्लेम करने जाओगे अंडर सेक्शन 80 TTA, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा का है, डिडक्शन आपको कितने रुपए की मिलेगी? डिडक्शन आपको 10,000 की मिल जाएगी। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? 15-20 मिनट। क्लियर एवरीवन? ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। इसके बाद 80 TTB निकल कर आता है। 80 TTB आपसे क्या कहता है?
80 TTB आपसे क्या कहता है, आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलेगी। ये डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में हो सकता है, ये डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट हो सकता है, ये डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, ये डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, किसी भी प्रकार का डिपॉजिट हो सकता है। डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है, सीनियर सिटीजन को मिलती है। मैक्सिमम कितनी मिलती है, 50,000 रुपए तक की मिलती है। सेविंग हो, फिक्स्ड हो, टाइम हो, रिकरिंग हो या फिर कोई भी डिपॉजिट हो, उसके ऊपर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन का मतलब क्या हो गया, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या हो गया, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज मोर देन और इक्वल्स टू क्या है, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज मोर देन और इक्वल्स टू क्या है 60 ईयर, उसे डिडक्शन मिल जाएगी आपकी 80 TTB के अंदर। सर सीनियर सिटीजन दोनों ले सकता है, TTB और TTA? नहीं भाई, कैसी बातें करते हो। सीनियर सिटीजन 80 TTB लेगा, सीनियर सिटीजन 80 TTB लेगा, अदर देन सीनियर सिटीजन 80 TTA लेगा। ठीक है, यहां पे 80 TTA में अदर देन सीनियर सिटीजन है, यहां पे अदर देन सीनियर सिटीजन है। ठीक है, 80 TTA में सीनियर सिटीजन नहीं आता, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से 80 TTB बनाया हुआ है। ओके, रिपोर्ट पढ़े आगे। चलिए, अगला सेक्शन निकल कर आता है आपके पास 80GG। अगला सेक्शन निकल कर आता है आपके पास 80GG, डिडक्शन इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। डिडक्शन इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। असेसी कौन होना चाहिए, असेसी होना चाहिए इंडिविजुअल। असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल। और इसको ना तो HRA मिल रहा होना चाहिए और ना ही इसे रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा होना चाहिए। वो असेसी जिसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, वो असेसी जिसे रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, वो असेसी 80GG के अंदर पेमेंट ऑफ रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर आप HRA रिसीव कर रहे हो या फिर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है आपके एम्प्लॉयर ने, तो आप 80GG नहीं ले सकते। कुछ और कंडीशन है 80GG में डिडक्शन लेने की। जो इंडिविजुअल डिडक्शन क्लेम कर रहा है 80GG के अंदर, he should not have any house in his name or spouse name or minor child name or in the name of HUF of which he is a member at a place where he ordinarily resides or perform duties of his office or carries on his business or profession। क्या बोला उसने, सर 80GG में डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपके नाम पे, आपके स्पाउस के नाम पे, आपके माइनर बच्चे के नाम पे या फिर जिस HUF के आप मेंबर हो उसके नाम पर कोई भी घर नहीं होना चाहिए उस लोकेशन पे जहां पर आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो या फिर जहां पर आप अपना बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो। ठीक है, लेट सपोज मैं दिल्ली में जॉब करता हूं, ठीक है, और वहां पर मैं एक रेंटेड एकोमोडेशन पे रहता हूं, वहां पर मैं रेंटेड एकोमोडेशन में रहता हूं, तो मुझे इस रेंटेड एकोमोडेशन पे जो मैं रेंट दे रहा हूं उसका डिडक्शन मिल जाएगा, बशर्ते मैं HRA ना दे रहा हूं, बशर्ते मुझे रेंट फ्री एकोमोडेशन ना मिल रही हो, बशर्ते दिल्ली में मेरे नाम पे, स्पाउस के नाम पे, मेरे माइनर चाइल्ड के नाम पे या फिर मैं जिस HUF का मेंबर हूं उसके नाम पर कोई भी घर ना हो, उसके नाम पर कोई भी घर ना हो। मेजर अगर चाइल्ड है उसके नाम पे घर है तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनर चाइल्ड, स्पाउस आपके नाम पे और जिस HUF के आप मेंबर हो उसके नाम पे घर नहीं होना चाहिए। Assessee may have house at any other place but it should not be self occupied, it may be let out or vacant। आपके पास किसी और लोकेशन पे घर हो सकता है, जैसे मैं दिल्ली में जॉब करता हूं और मेरा होम टाउन कानपुर है, तो कानपुर में मेरे पास घर हो सकता है, लेकिन वो घर या तो क्या होना चाहिए, लेट आउट होना चाहिए
या तो वो घर वेकेंट होना चाहिए। अगर ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा देन ऑल्सो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 80GG में अगर मुझे डिडक्शन चाहिए तो मुझे HRA नहीं मिल रहा होना चाहिए, मेरे पास रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए, जिस जगह पर मैं जॉब कर रहा हूं या जिस जगह पर मेरा बिजनेस है, प्रोफेशन है, उस जगह पर मेरे नाम पे, मेरे स्पाउस के नाम पे, मेरे माइनर चाइल्ड के नाम पे या जिस HUF का मैं मेंबर हूं उस HUF के नाम पे घर नहीं होना चाहिए। दूसरी लोकेशन पे, दूसरी सिटी में मेरे पास घर हो सकता है, बशर्ते वो घर लेट आउट होना चाहिए या फिर वेकेंट होना चाहिए, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये सारी कंडीशंस को पूरा कर देता हूं तो मैं 80GG में डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता हूं। 80GG में जो मुझे डिडक्शन मिलती है उसमें मुझे 3 लिमिट्स दी गई हैं और इन तीनों लिमिट्स में जो लोअर है मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहली लिमिट है 5,000 रुपए महीना। दूसरी लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। 5,000 रुपए महीना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI या फिर 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, तीनों में जो भी लोअर है। 5,000 रुपए महीना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI या फिर 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, तीनों में जो लोअर है मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा, राइट। एडजस्टेड GTI से मेरा क्या मतलब है? एडजस्टेड GTI से मेरा मतलब है जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला भी हटेगा और 112A वाला भी हटेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटा देंगे 111A वाला। जितनी भी डिडक्शंस हैं 80C से 80U वो माइनस कर देंगे, एक्सेप्ट 80GG, एक्सेप्ट 80GG, राइट। तो क्या बोला मैंने आपसे? मैंने आपसे कहा 80GG के अंदर एडजस्टेड GTI कैसे निकलेगी? 80GG के अंदर एडजस्टेड GTI कैसे निकलेगी? एडजस्टेड GTI निकलेगी जो भी आपका GTI आ रहा है इसमें से हम LTCG हटा देंगे, 112 वाला भी 112A वाला भी, ये दोनों हम हटा देंगे। इसमें से हम हटा देंगे STCG 111A वाला। ध्यान रहे कैजुअल इनकम नहीं हटानी है, ध्यान रहे कैजुअल इनकम नहीं हटानी है। और इसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि 80GG की डिडक्शन तो निकालनी है, 80GG की ही तो डिडक्शन निकालनी है। तो 80GG को छोड़ के बाकी सबकी डिडक्शंस को अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जो रिजल्ट निकल कर आएगा दैट विल बी योर एडजस्टेड GTI। एवरीवन देयर प्लीज कंफर्म, यहां तक क्लियर है? एवरीवन देयर प्लीज कंफर्म, यहां तक क्लियर है? बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, चलो। अभी ये जो एडजस्टेड GTI है, ये जो एडजस्टेड GTI है इसी को हम लोग यूज करेंगे 80G के अंदर भी, यही हम यूज करेंगे 80G के अंदर भी, ठीक है। 80G में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, 80G के अंदर भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ठीक है, आइए यहां तक बातें हो गई। अब बात करते हैं 80GGB की। 80GGB की डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर कंपनीज ने पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को, पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो उसका डिडक्शन मिलता है 80GGB में। इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिलेगा, मतलब कि फॉरेन कंपनीज को डिडक्शन नहीं मिलेगा, MNCs को डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंडियन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उसको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? सर जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है पॉलिटिकल पार्टी को अदर देन थ्रू कैश, कितना भी पैसा तुमने कंट्रीब्यूट किया है अदर देन थ्रू कैश, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 100 लाख, कितना भी कंट्रीब्यूट किया है उसका डिडक्शन तुमको मिल जाएगा, बशर्ते तुमने कंट्रीब्यूशन कैश में ना किया, बशर्ते तुमने कंट्रीब्यूशन कैश में ना किया हो। अगला पॉइंट निकल कर आता है 80GGC, ये बिल्कुल GGB का भाई है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट, टू दी पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो अगर किसी भी पर्सन अदर देन कंपनी, किसी भी पर्सन अदर देन कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका डिडक्शन 80GGC में मिल जाएगा।
कितना भी सम तुमने कंट्रीब्यूट किया हो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि कैश में पेमेंट ना किया हो। अगर कैश में पेमेंट किया होगा तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, अदरवाइज देन थ्रू कैश होगा तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ये पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। इफत, पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। ठीक है, बढ़ूं आगे। 80 जीजीबी जीजीसी, जनरली इससे कुछ नहीं आता है एग्जाम में। अब जो एग्जाम में आता है वो क्या है, 80G। एग्जाम में जो आता है वो क्या है आपका 80G डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। अगर आपने डोनेशन दिया है, अगर आपने डोनेशन दिया है सर्टेन फंड्स को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, सर्टेन फंड्स मतलब वो फंड्स जो सरकार ने नोटिफाई करे हैं, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो सरकार ने नोटिफाई करे हैं, अगर इनको आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, अगर इनको आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80G के अंदर। डिडक्शन सभी असेसीज को मिलती है फॉर डोनेशन मेड टू एलिजिबल फंड्स और इंस्टीट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी असेसीज को मिलती है जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो एलिजिबल फंड और इंस्टीट्यूशन में। अगर आपने काइंड में डोनेशन दिया है, अगर आपने काइंड में डोनेशन दिया, हम लोग कंबल दान करते हैं ना गर्मियों सर्दियों में, हम लोग सर्दियों में कंबल दान करते हैं, तो अगर आपने कंबल वंबल दान किए हैं तो इसका क्रेडिट आपको भगवान जी दे देंगे, इसका हिसाब आपको भगवान जी दे देंगे, लेकिन 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 इनकम टैक्स वाले इसका आपको कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे। तो डोनेशंस इन काइंड आर नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन एक्सीडिंग ₹2000 अनलेस सच इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। मतलब आप 2000 रुपए तक आप 2000 रुपए तक डोनेशन देते हो तो कैसे भी कर सकते हो। 2000 से ज्यादा की डोनेशन अगर आप देते हो तो दैट डोनेशन मस्ट बी बाय एनी मोड अदर देन कैश। आप अकाउंट पे चेक दो, क्रॉस चेक दो, आप NEFT करो, RTGS करो, UPI करो, कुछ भी करो, कैश में पेमेंट मत करो। 2000 रुपए तक कैसे भी पेमेंट अलाउड है, 2000 रुपए के ऊपर कैश अलाउड नहीं है। ठीक है, 3 चीजें आपको अभी तक बताई। डिडक्शन सभी एसएससीज को मिलेंगी अगर आप डोनेशन दे रहे हो एलिजिबल फंड या फिर एलिजिबल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है 80G के अंदर। इसके बाद डिडक्शन आपको मिलेगी अगर आपने 2000 रुपए तक पेमेंट किया है किसी भी मोड से, 2000 रुपए से ज्यादा पेमेंट किया है अदर देन कैश से, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। काइंड में अगर आप डोनेशन करके आए हो तो उसका आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगी, क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगी, इसी में खेल है सारा। 80G के अंदर क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगी, 80G के अंदर आपकी क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगी। तो सरकार ने हमारे पास 4 कैटेगरी बनाई हुई है, सरकार ने हमारे पास 4 कैटेगरी बनाई हुई है। कैटेगरी ए में अगर आपने डोनेशन दिया है, कैटेगरी ए में अगर आपने डोनेशन दिया है तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 100% आपको डिडक्शन मिलती है। कैटेगरी बी में आपको 50% का डिडक्शन मिलता है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। तो सरकार ने कैटेगरी ए के अंदर कुछ डोनेशंस को नोटिफाई किया है, अगर आपने कैटेगरी ए वाली डोनेशन दी है तो जितना भी पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेट सपोज कैटेगरी ए में आपने 1 लाख रुपए की डोनेशन दी है तो सरकार आपको पूरा का पूरा 1 लाख रुपए अलाउ कर देगी। कैटेगरी बी में सरकार ने कुछ डोनेशंस को लिस्ट किया है, अगर आपने कैटेगरी बी में डोनेशन करी है तो सरकार फ्लैट आपको 50% का डिडक्शन देगी। लेट सपोज आपने कैटेगरी बी में 60,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे तो 60,000 का फ्लैट 50% आपको अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि कितने रुपए, 30,000 रुपीज। कैटेगरी बी के अंदर आपको फ्लैट 50% अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि 30,000 रुपीज। कैटेगरी सी में आपको 100% डिडक्शन मिलेगी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट।
और कैटेगरी डी में आपको 50% की डिडक्शन मिलेगी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, कैटेगरी सी और डी ध्यान से समझना, आपकी एक क्वालिफाइंग लिमिट निकाली जाएगी, आपकी एक क्वालिफाइंग लिमिट निकाली जाएगी और कैटेगरी सी और डी का डिडक्शन निकाला जाएगा। कैटेगरी सी और डी का डिडक्शन लगाया जाएगा। इन दोनों में जो भी लोअर रहेगा उसी का आपको डिडक्शन मिलेगा। इन दोनों में जो भी आपके पास लोअर रहेगा उसी का आपको डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लेट सपोज अभी क्वालिफाइंग लिमिट क्या है मत दिमाग लगाओ, अभी बताता हूं। लेट सपोज क्वालिफाइंग लिमिट आ रही है आपके पास 1,00,000 रुपए की। लेट सपोज आपके पास क्वालिफाइंग लिमिट आ रही है 1,00,000 रुपए की। आपने कैटेगरी ए में आपने डोनेशन करी है लेट सपोज 60,000 रुपीज की। कैटेगरी बी में आपने डोनेशन दी है लेट सपोज 40,000 रुपीज की। कैटेगरी सी में आपने डोनेशन दी है लेट सपोज 60,000 रुपीज की। और कैटेगरी डी में आपने दी है लेट सपोज 80,000 रुपीज की। 80,000 रुपीज की। बड़े ध्यान से देखना प्लीज, आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी अंडर सेक्शन 80G? आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी अंडर सेक्शन 80G? कैटेगरी ए में नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है, जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया पूरा मिल जाएगा। कैटेगरी बी में 50% नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है, तो 40,000 का 50% 20,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। कैटेगरी सी के अंदर और डी के अंदर क्वालिफाइंग लिमिट का बवाल चलता है, राइट? अब मेरी बात ध्यान से देखना, क्या करना है आपको। आपके पास क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है? आपके पास क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है? 1,00,000 रुपए की। सबसे पहले आप चेक करो कि आपने कैटेगरी सी में जो डोनेशन दी है वो कितनी है। आपने कैटेगरी सी में जो डोनेशन दी है वो कितनी है? बोलो बेटा, आपने कैटेगरी सी में जो डोनेशन दी है वो कितनी है? 60,000 रुपए की। तो क्वालिफाइंग लिमिट 1,00,000 रुपए की है और कैटेगरी सी में आपने डोनेशन दी है 60,000 रुपीज की। इन दोनों में जो भी लोअर है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। इन दोनों में जो भी लोअर है, लोअर कितना है बेटा जी? सर लोअर है 60,000। कैटेगरी सी में 100% मिलता है, कैटेगरी सी में 100% मिलता है, यानी कि आपको कैटेगरी सी में पूरा का पूरा 60,000 मिल गया। पूरा का पूरा आपको 60,000 मिल गया। अब कैटेगरी डी की बात आई। तुम्हारे पास क्वालिफाइंग लिमिट कितनी थी बेटा? तुम्हारे पास क्वालिफाइंग लिमिट थी 1,00,000 की। तुमने 1,00,000 में से 60,000 रुपए तो यूज कर लिए कैटेगरी सी में। अब तुम्हारे पास क्वालिफाइंग लिमिट कितने की बची? अब तुम्हारे पास क्वालिफाइंग लिमिट कितने की बची? 40। तुमने कैटेगरी डी में डोनेशन कितनी दी है? तुमने कैटेगरी डी में डोनेशन कितनी दी है? 80। 40 और 80 में लोअर कितना है? 40 और 80 में लोअर कितना है? 40। डिडक्शन कितनी मिलेगी? कैटेगरी डी में 50% मिलती है। कैटेगरी डी में 50% मिलती है, यानी कि 40,000 का 50%। टोटल डिडक्शन आपके पास आ गई 60-20 60-20, मतलब ये आ गया आपके पास 160। आपके पास आ गया 160। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल दें। केस नंबर 2, केस नंबर 2। आपके पास क्वालिफाइंग लिमिट वही है 1,00,000 रुपए की। आपके पास क्वालिफाइंग लिमिट है वही 1,00,000 रुपए की। ठीक है, आपने कैटेगरी ए में कंट्रीब्यूट किया है लेट सपोज वही 60,000। कैटेगरी बी में आपने कंट्रीब्यूट किया है लेट सपोज 80,000। कैटेगरी सी में आपने कंट्रीब्यूट किया है लेट सपोज 30,000। कैटेगरी डी में आपने किया है लेट सपोज 40,000। जल्दी बताइए डिडक्शन कितने की मिलेगी? जल्दी बताइए डिडक्शन कितने का मिलेगा? जल्दी से बताएंगे डिडक्शन आपको कितने का मिलेगा?
देखो समझना बात को, कैटेगरी ए में 100% मिलेगा, कैटेगरी ए में 100% मिलेगा। 60,000 का 100% कितना होता है? 100% 60,000। कैटेगरी बी में 50% मिलेगा। 80,000 का 50% कितना होता है? 40,000। कैटेगरी सी में अब क्या रहता है सर? कैटेगरी सी में जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है और जो क्वालिफाइंग लिमिट है, जो भी क्वालिफाइंग लिमिट है, इनमें जो भी लोअर है वो पकड़ लो। लोअर है आपके पास 70, नहीं लोअर है आपके पास 30, लोअर है आपके पास 30, उस लोअर का आपको 100% मिल जाएगा, यानी कि आपको डिडक्शन मिलेगा 30। ठीक है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा 30। अब कैटेगरी डी में, कैटेगरी डी में आपके पास क्वालिफाइंग कितनी बची सर? 1 लाख की क्वालिफाइंग थी, 1 लाख की क्वालिफाइंग थी, उसमें से 30,000 हमने सी में यूज कर ली, उसमें से 30,000 हमने सी में यूज कर ली, तो डी के लिए कितनी बची बेटा? तो डी के लिए बची हमारे पास 70। 40 और 70 में जो भी लोअर है बेटा वो पकड़ लो। 40 और 70 में जो भी लोअर है बेटा वो पकड़ लो 40। और कैटेगरी डी में डिडक्शन कितने की मिलती है? कैटेगरी डी में डिडक्शन कितने की मिलती है? 50% की। तो आपको 50% का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि 20। दैट मीन्स आपको टोटल डिडक्शन कितने का मिला? 60 प्लस 40 प्लस 30 एंड प्लस 20। टोटल डिडक्शन आपको मिल गया बेटा जी 150। लॉजिक समझ में आया क्या करना है? लॉजिक समझ में आया क्या बेहतर है? सी और डी, सी और डी मिला के क्वालिफाइंग लिमिट से ज्यादा, सी और डी मिला के क्वालिफाइंग लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। सी और डी मिलाकर क्वालिफाइंग लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। बोलो बेटा जी, बोलो बेटा जी। अब देखो, इसमें मेरा काम कम है, तुम्हारा काम ज्यादा है। जो मेन चीज थी समझाने लायक वो मैंने आपको समझाई, जो मेन चीज थी समझाने लायक वो मैंने आपको समझाई कि सर डिडक्शन कैसे मिलती है। अब जरा कैटेगरी सी में कौन है, डी में कौन है, ए में कौन है, बी में कौन है, ये तुम्हें रटना पड़ेगा। 2-4 बार इसको रीड मारोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैटेगरी ए में कौन आता है, बी में कौन आता है, सी में कौन आता है और डी में कौन आता है। राइट? तो जितने भी आपके नेशनल लेवल के फंड हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया आपका, नेशनल डिफेंस के फंड हो गए, मिलिट्री के जितने भी फंड्स हैं, स्वच्छ भारत हो गया, क्लीन गंगा हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स के फंड हो गए, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस वाला जो हो गया, ये सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। तो इनको 1-2 दफा रीड करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि इसके अंदर कौन कौन आते हैं। रट नहीं पाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू मग इट अप, मग इट अप नहीं कर पाओगे, लेकिन 2-3 बार जब रीड करोगे तो आप एक्चुअली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा डोनेशन कौन सी कैटेगरी में आता है। आपको इनको एक बार अच्छे से रीड करना है तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है ये समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वालिफाइंग लिमिट क्या है? द एलिजिबल डोनेशन रिफर्ड टू इन कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4, मतलब कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी, शुड बी एग्रीगेटेड and the sum total should be limited to 10% of the adjusted GTI। यानी कि ये जो क्वालिफाइंग लिमिट है, ये जो क्वालिफाइंग लिमिट है, ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या है? क्वालिफाइंग लिमिट है 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। और एडजस्टेड GTI का मतलब वही है जो आपने 80GG में पढ़ा था। एडजस्टेड GTI में क्या आएगा सर? एडजस्टेड GTI के अंदर आपके पास जो भी GTI आ रही है उसमें से आप माइनस कर दोगे LTCG 112 वाला भी, 112A वाला भी, इसमें से आप माइनस कर दोगे STCG 111A वाला, आप इसमें से माइनस कर दोगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, एक्सेप्ट, अब कौन सी डिडक्शन की बात चलेगी? एक्सेप्ट 80G, एक्सेप्ट 80G जो निकल कर आएगा दैट विल बी योर एडजस्टेड GTI, जो निकल कर आएगा दैट विल बी योर एडजस्टेड GTI। बोलो राजा बेटा, क्लियर हुई मेरी बातें? मेरे राजा बेटा क्लियर हुई मेरी बातें? ठीक है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट रह गया, जल्दी से वो भी कवर करते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। एक लास्ट पॉइंट रह गया है, फिर उसे भी कवर करके क्लास को वाइंड अप करते हैं। लास्ट पॉइंट है आपके पास 80JJAA, 80JJAA।
80 डबल जे डबल ए किसकी बात करता है? 80 डबल जे डबल ए बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एक नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और नए एम्प्लॉय को जो आप सैलरी देते हैं उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नए एम्प्लॉयज को जो आप सैलरी देते हैं उसका 30% आपको डिडक्शन के तौर पे मिल जाएगा। असेसी कौन है? हर वो असेसी जिसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है। हर वो असेसी जिसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है वो यहां पर कवर रहेगा। हर वो असेसी जिसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है वो असेसी यहां पर कवर रहेगा। डिडक्शन कितने की मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी इक्वल टू 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब जो नए एम्प्लॉयज को आप पैसा दे रहे हो, जो नए एम्प्लॉयज को आप पैसा दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास पहले 50 एम्प्लॉयज थे और अब आपके पास 60 एम्प्लॉयज हैं, तो जो 10 एम्प्लॉयज आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं उन 10 एम्प्लॉयज को जो आप सैलरी पे करोगे उसका 30% आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपने नया रिक्रूटमेंट करा क्योंकि वैकेंसी आई थी, आपने नया रिक्रूटमेंट करा क्योंकि वैकेंसी आई थी, तो उसे एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। यही मैंने बोला कि अगर आपके पास पहले 50 एम्प्लॉयज थे, अब आपके पास 60 एम्प्लॉयज हैं, तो आप जो 10 एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा हायर किए हो उन 10 एम्प्लॉयज को जो आप सैलरी दोगे उस सैलरी का 30% आपको डिडक्शन मिलेगा। मतलब उनकी सैलरी का खर्चा तो तुम पीजीबीपी में ऑलरेडी क्लेम करोगे ही, उनकी सैलरी का खर्चा तो तुम ऑलरेडी पीजीबीपी में क्लेम करोगे ही, प्लस उस सैलरी का 30% तुम्हें 80 डबल जे डबल ए के अंदर दे दिया जाएगा। डिडक्शन तुम्हें कब तक मिलेगा? डिडक्शन तुम्हें 3 असेसमेंट ईयर्स के लिए मिलेगा, इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। तो अगर आज तुमने एक नए एम्प्लॉय को रखा है तो इस साल तुमने जो उसको सैलरी दी उसका 30%, अगले साल उसका 30%, उसके अगले साल उसका 30% तुम 80 डबल जे डबल ए के अंदर क्लेम करोगे। ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपका नया बिजनेस होना चाहिए। इमोल्यूमेंट्स मतलब जो सैलरी है वो आप पे कैसे कर रहे हो? वो पे कर रहे हो आप स्पेसिफाइड मोड से। स्पेसिफाइड मोड मतलब अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट से। ठीक है। एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब क्या है? मीन्स एन एम्प्लॉय हु हैज बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हुज एम्प्लॉयमेंट हैज द इफेक्ट of increasing the total number of employees employed by the employer as on the last day of the preceding year but does not include। तो वो क्या बोल रहा है? एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब आपने जो नई हायरिंग करी जिससे आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या हुए? इंक्रीज हुए। 50 से 60 हो गए तो 10 एम्प्लॉयज बढ़े। उनमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वैकेंसी की वजह से रिक्रूट करे हो, तो जो वैकेंसी की वजह से रिक्रूट हुए हैं उन्हें एडिशनल एम्प्लॉय नहीं बोल रहे। एडिशनल एम्प्लॉय उनको बोला जा रहा है जो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इंक्रीज करते हैं। अब एडिशनल एम्प्लॉयज में किन को कंसीडर नहीं करना है? एडिशनल एम्प्लॉयज में किन को कंसीडर नहीं करना है? ऐसे एम्प्लॉयज को कंसीडर नहीं करना है जिनको तुम सैलरी देते हो मोर देन 25,000 रुपीज पर मंथ। अगर 25,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी मिल रही है एम्प्लॉय को तो उसे आप एडिशनल एम्प्लॉय नहीं बोलोगे, उसे आप एडिशनल एम्प्लॉय नहीं बोलोगे। An employee employed for a period of less than 240 days during the year। अगर 240 दिन से कम तुमने एम्प्लॉय को रखा है तो फिर उसे भी आप कंसीडर नहीं करोगे। ऐसे एम्प्लॉय को कंसीडर नहीं करोगे जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। ठीक है। तो 3 लोगों को एडिशनल एम्प्लॉय में कंसीडर नहीं करना है। वो एम्प्लॉयज जिनको तनख्वाह 25,000 से ज्यादा मिल रही है, वो एम्प्लॉयज जो 240 दिन से कम काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानोगे। ये जो 240 डेज वाली रिस्ट्रिक्शन है इसे 150 कर दिया जाएगा। 240 डेज वाली रिस्ट्रिक्शन है इसे 150 कर दिया जाएगा अगर असेसी एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अपैरल, फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो एपरल्स की, फुटवियर की और लेदर प्रोडक्ट्स की, तो 240 डेज की जगह 150 डेज की कंडीशन देखी जाएगी। एंड दिस इज द कंप्लीट 80 डबल जे डबल ए फॉर यू। कोई भी एडिशनल एम्प्लॉय अगर आप रखते हो और आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है तो उन एडिशनल एम्प्लॉय की
जो आप सैलरी पे कर रहे हो उसका 30% आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80JJAA के अंदर। डिडक्शन 3 सालों तक मिलता है इंक्लूडिंग द ईयर इन विच द एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। किनको एडिशनल एम्प्लॉय बोलते हैं? वो जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इंक्रीज करते हैं उसको एडिशनल एम्प्लॉय माना जाता है। एडिशनल एम्प्लॉय में कौन कंसीडर नहीं करते? जिनकी सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है उसे कंसीडर नहीं करते। जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें कंसीडर नहीं करते। जो 240 दिन या फिर 150 दिन 240 दिन या फिर 150 दिन से कम है उन्हें कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं आप। कल इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे स्टडी मटेरियल के। कल इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे स्टडी मटेरियल के। विवेक, जो भी डाउट है बेटा व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप पे ले लूंगा। ठीक है, सी यू गाइस टुमारो। डन फॉर टुडे। ओके, अच्छा मान लो मैंने अगर कोई एक आध सेक्शन मिस किया है तो वो आप रीड कर लेना मॉड्यूल से। जितना भी काम का चीज था वो मैंने सब करा दिया आपको। ठीक है, बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कोई एक आध चीज मेरे से मिस हुई है देन यू कैन कवर इट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल एंड यू कैन आस्क द डाउट। ओके, चलो, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।